हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ठोस अवस्था पहला पार्ट इसी में पूरा मैं कवर कर दूंगा। मतलब दो वीडियो नहीं आपको मिलेगा, ठीक। एक ही वीडियो में ठोस अवस्था का पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो आंकिक प्रश्न रहते हैं, आंकिक प्रश्न में भी पूछता है, तो आंकिक प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। और बहुत ही बेसिक से लास्ट तक, मतलब आखिरी तक। यदि आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपसे कोई भी कहीं से एक पार्ट से पूछता है तो मैं कहता हूँ आपको बता ले जाएंगे 100%। लेकिन आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। ठोस अवस्था के बिल्कुल जीरो से बताऊंगा, एकदम हीरो तक पहुंचाऊंगा आपको, ठीक। हीरो तक बना दूंगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट तक देखना पड़ेगा। स्टार्टिंग से लास्ट तक अगर देखेंगे तो आपको बारीकी से समझ आएगा। और हर एक वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं ठोस अवस्था अब अगला पार्ट जो रहेगा उसको कवर करने वाला हूँ। इसी प्रकार से फिजिक्स में चलाने वाला हूँ। यदि चैनल पर फर्स्ट है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और उस वीडियो को आप टच करें और उसे देखें। मैं क्लास 10th और 12th की ज़बरदस्त तैयारी आपका इस चैनल पर करा रहा हूँ। तो जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए। यदि आपको ये अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो इसी हिसाब से मैं अगला पार्ट लेकर आऊँगा जब आपको अच्छा लगेगा। तो नहीं तो मैं ऐसे एक एक करके छोटा छोटा 4 मिनट 3 मिनट का वीडियो बनाऊँगा, ठीक। चलिए ठोस अवस्था स्टार्ट करते हैं। ठोस अवस्था क्या होता है, जैसे इसमें जो आयतन और आकार होता है ये निश्चित होता है। जैसे ईटा है तो जो ठोस है ना, तो उसमें निश्चित रहेगा। जैसे बैटरी हुई, बैटरी भी एक निश्चित है कि मतलब ये इतना ही पातल लगेगा, इस फोन में इतना ही लगेगा। और जैसे कुछ जो ठोस चीज़ें हैं वो उतना, मतलब आयतन और आकार उसका क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस अवस्था में आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है। इसी को क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। तो यही चीज़ इसमें लिखना है। लिखो, ऐसे पदार्थ क्या है, ऐसे पदार्थ जिनके 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 आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। निश्चित होते हैं, उसे ठोस कहते हैं। उसे ठोस कहते हैं, ठीक। तो पहला हेडिंग ही यही था, ठोस का, ठीक। तो ठोस आपको क्लियर हो गया। ठोस मतलब जो भरा हो, ठूस ठूस कर, वही क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। तो मैं सिंपल भाषा में एकदम समझाना फिर से एक बार चाहूँगा। ठोस अवस्था वो होते हैं जो एकदम खूब बाकायदे भरा होते हैं, अच्छी तरह। जैसे ईटा है, ईटा को आप ठोस अवस्था मान के चले और आपको ये क्लियर हो गया। अब इसके गुण भी हैं, ठोस के गुण। देखिए, रेड पेन से आप सब मत लिखिएगा, मैं इसे लिख रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर दिखाई दे। तो ठोस के गुण देखिए, कई गुण हैं इनके। गुण आपको भी पता होगा, फिर भी देख लेते हैं। ठोस का पहला गुण है, ठोस क्या होता है, कठोर होता है। यानी कि जो अभी देखो जल्दी, ईटा फोड़ तो कहाँ फूटता है, तो कठोर होता है ना। तो यही चीज़ लिखना, ठोस कठोर होता है। ठोस कठोर होते हैं। क्लियर हुआ। ठोस क्या होता है, एकदम कठोर होता है, ये नरम वरम नहीं होता, ठीक। क्लियर हुआ। अब दूसरा क्या है, ठोस जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। ये ध्यान देना, कुचालक नहीं, सुचालक होता है। विद्युत के सुचालक होते हैं। ठोस क्या होता है, विद्युत के सुचालक होता है। और इसमें देखेंगे तीसरा क्या है, ठोस जो होता है, ठोस के आकार और आयतन निश्चित होते हैं। तो अभी जिस पहले मैं बताया था, देखिए आयतन और निश्चित होते हैं ना, आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है। जितना मैं बता रहा हूँ मुझे उम्मीद है आपको आ रहा होगा, क्योंकि ठोस कठोर होता है जैसे ईटा हुआ। अब ठोस के जो है निश्चित आकार, ठोस के लिखो, आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। आकार और आयतन निश्चित होते हैं। ये भी क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक। ये 3 पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट है, ठोस के जो कण होते हैं उनके बीच जो लगने वाला बहुत शक्तिशाली होता है। जो बल होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है। अभी जिसे फोड़ते हैं तो कोई छोटा बच्चा 2-3 साल का वो नहीं फोड़ सकता ईटा को, ठीक। तो वही चीज़ इसमें कहा है, जो ठोस के जो कण होते हैं वो भी पहली बात तो मजबूत होते हैं। जैसे मट्टी से बनता है ना, तो भी मजबूत ही होता है, एक प्रकार से मान लेते हैं। उसको पकाया जाता है, उसको बनाया जाता है तो बनता है ना। वही चीज़ लिखना है इसमें। ठोस के कणों के बीच, ठोस के कणों के बीच लगने
लगने वाला बल, ठोस के कणों के बीच लगने वाला क्या है, बल बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। आप सब भी नोट्स बना सकते हैं। बहुत शक्तिशाली होता है ना। अब देखिए इसके जो है शक्तिशाली होता है, तो इसके प्रकार देख लेते हैं, ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार, तो ठोस कितने प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस। अभी अच्छे से दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस, पहला ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, क्लियर हुआ। ये दोनों ठोस के बारे में अच्छी तरह से चलते हैं, पढ़ते एक एक करके। पहले है क्या, क्रिस्टलीय ठोस। चलिए अगले पेज में। तो पहला हेडिंग क्या रहेगा आपका, क्रिस्टलीय ठोस। लेकिन अच्छे से समझिएगा क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, ये जो है क्रिस्टलीय ठोस, ये जो कण होते हैं इसके निश्चित व्यवस्था से जुड़े होते हैं। यही चीज़ है, जो इनकी जो कण होते हैं वो क्या होता है, निश्चित व्यवस्था से जुड़े होते हैं। जैसे बोरान हो गया, मैग्नीशियम, ये सब निश्चित व्यवस्था से जुड़े होते हैं। तो वही चीज़ लिखना है इसमें। ऐसे ठोस जिनके कण, ऐसे ठोस जिनके कण एक निश्चित व्यवस्था, एक निश्चित व्यवस्था क्या होता है, एक निश्चित व्यवस्था से जुड़े होते हैं। क्लियर हुआ आपको ये। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, ऐसे ठोस जिनके कण एक निश्चित व्यवस्था से जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। देखिए घबराइएगा मत, क्योंकि जब अच्छे से फोड़ना है, 90% लाना है, तो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक। क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्लियर हुआ आपको ये। तो क्रिस्टलीय ठोस भी क्लियर हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल के देखेंगे तौर पे, एग्जाम्पल जैसे मैग्नीशियम बोरान हो गया, तो MaBrEtC, ठीक। अब जैसे क्रिस्टलीय ठोस हो गया, अब इसके बारे में अगला क्या पढ़ेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस, यानी कि उसका एकदम उल्ट। पहले क्रिस्टलीय ठोस के गुण भी देख लेते हैं ना, सब कुछ बारीकी से समझते हुए चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा भागना नहीं है। कि बड़ा होगा वीडियो मुझे उम्मीद है, लेकिन अच्छे से आ जाएगा आपको, कहीं से कोई भी पूछ ले आपका। क्रिस्टलीय ठोस के गुण देख लेते हैं, एकदम गुड़ भेली, मतलब सब कुछ देखते हुए चलना है, सब कुछ बारीकी से। इसमें देखिए ये क्या होता है, इनमें कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, जो कण होते हैं इसमें निश्चित व्यवस्था होती है। लिखो, लिख दीजिए, कणों की व्यवस्था, कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। क्लियर हुआ। इसमें क्या होता है, जो कण होते हैं एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं। और दूसरा इसमें देख लीजिएगा, यह किसी निश्चित ताप पर पिघलते हैं। ये पिघल जाते हैं भैया, जब जब निश्चित ताप पर, एक यह किसी निश्चित ताप पर पिघल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। क्लियर हुआ है ना, ये निश्चित ताप पर क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। तीसरा है क्या, ये विषम दैशिक, क्या होता है, विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। ये विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, प्रकृति के होते हैं ना। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा इसके गुण के बारे में। अब देखते हैं अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय क्या होते हैं, वे ठोस जिनके एक निश्चित क्रम में नहीं जुड़े होते हैं। जैसे क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, एक निश्चित क्रम में जुड़े रहते थे। इसका एकदम सेम उल्टा क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोस, यह निश्चित क्रम में क्या होता है, नहीं जुड़ा होता है। यही चीज़ इसमें कहना है। अगला हेडिंग क्या है, अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय, अब जैसे पहले देखे थे क्रिस्टलीय ठोस, तो अक्रिस्टलीय ठोस अब देखेंगे, ठीक है ना। एकदम सेम उसका उल्टा रहेगा। तो ऐसे ठोस जिनके कण एक निश्चित व्यवस्था से जुड़े नहीं होते हैं, या तो ऐसे भी कह सकते हो, वे ठोस जिनके एक निश्चित क्रम में नहीं जुड़े होते हैं। लिख दो वही, वे ठोस जिनके एक निश्चित क्रम में नहीं जुड़े होते हैं, नहीं जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे
अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब जैसे आपको एक एग्जांपल अच्छी तरह से देखिए, लकड़ी क्या है, अभी कोई वहाँ से गोचा निकला रहा था, वहाँ से शाखा निकला रहता है, कई शाखाएं निकली रहती है। जैसे ये लकड़ी हुआ तो लकड़ी से यहाँ से कुछ व्यवस्था है इसमें, कुछ नहीं व्यवस्था है ना। तो यहाँ का इसका अगर सही एग्जाम्पल देखो तो लकड़ी होता है, बहुत अच्छा। ठीक, अब इसके भी देख लीजिए अक्रिस्टलीय के गुण। अक्रिस्टलीय के गुण अच्छे से समझिएगा। अक्रिस्टलीय गुण क्या होता है, इसे ताप देने पर एक नर्म हो जाता है। अभी जैसे लकड़ी है, उसको जलाओ तो वो क्या हो जाएगा, वो गल जाएगा, मतलब जल जाएगा, उस काम खत्म हो जाएगा। तो वही चीज़ इसमें लिखना है, ये ताप देने पर नर्म हो जाता है या गर्म हो जाता है, नर्म हो जाता है। और ये समदैशिक होता है। क्या होता है, जैसे जैसे पहले और इसके बाहर देख लीजिए, इसके इनके जो कड़ों की व्यवस्था होता है निश्चित नहीं होता, जैसे इसमें कहा गया इनके कड़ों की व्यवस्था, दूसरा पॉइंट है, इनके कड़ों की व्यवस्था निश्चित नहीं होता है। क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। तीसरा पॉइंट देखिएगा अब इसमें, और ये समदैशिक प्रकृति होते हैं। ये समदैशिक क्या होता है, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं, प्रकृति के होते हैं। ठीक, ये क्लियर हुआ। तो मैं लास्ट तक बताऊंगा और ध्यान दीजिए, मैं आपका दिसंबर तक दी एंड कर दूंगा सिलेबस, ठीक है ना। तो घबराइएगा मत। मैं अगर मेरे अनुसार आप चलेंगे, मेरे हिसाब से जिस प्रकार से मैं वीडियो डालूंगा और फटाक से आप सब मतलब देखेंगे और उसको पढ़ेंगे, लाभ लेंगे, तो मैं इसी प्रकार से पढ़ाऊंगा कि दिसंबर तक एंड कर दूँ, 15 दिसंबर तक, ठीक है ना। चलिए अगले पेज में चलते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के अब क्या देखते हैं, प्रकार देखते हैं। देखिए अभी आपने पढ़ा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब उसके आप क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार पढ़ लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, चलिए इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं, लगभग 4 प्रकार के होते हैं। तो एक होता है आणविक ठोस, आणविक ठोस, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, आयनिक ठोस, आयनिक ठोस दूसरा हो गया। और तीसरा है धात्विक, धात्विक ठोस। 3 हो गया ना, 1 2 3। और चौथा है सहसंयोजक ठोस। दो अब कुल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, सहसंयोजक। लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं बहुत ही बारीकी से आराम से बताया हूँ और लास्ट तक आपको आज बता कर रहूँगा। थोड़ा बड़ा है, वीडियो भी बड़ा हो जाएगा मुझे उम्मीद है, लेकिन इसके बाद आपका अगर अच्छे से प्यार देंगे तो ये एक पार्ट खत्म होते ही अध्याय 2 आएंगे। अध्याय 2 क्या है, विलयन, तो उसको भी बताएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक, तो ये हो गया इतना, ये प्रकार हो गया। अब पहला हेडिंग इसमें डालेंगे आणविक ठोस। क्या डालेंगे, आणविक ठोस। रेड पेन से करता हूँ ना, ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। आणविक ठोस। अब देखेंगे ये जो ठोस होता है ये अणुओं से मिलकर, देखिए आणविक मतलब समझ लीजिए किससे मिलकर बना होता है, ये आणविक ठोस से मिलकर बना। तो इसी को क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। बहुत आसान है और ये बहुत कम ताप पर क्या होता है, पिघल जाता है। यही चीज़ लिखना है, फिर से एक बार समझेंगे इसे। ये आणविक ठोस जो होता है, ये ठोस क्या होता है, अणुओं से, आणविक के ऐसे समझिएगा, आणविक यानी कि अणुओं से मिलकर बना होता है। ये ठोस क्या होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है। जब अणुओं से मिलकर बना होगा, इसको थोड़ा भी अगर गर्म करेंगे या ताप देंगे तो वह क्या होगा, पिघल जाता है। और जैसे I2CCl4 ये चीज़ हुआ ना। चलिए अब इसी के बारे में यही लिखना है कि ये ऐसा ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसी को आणविक ठोस कहते हैं। ऐसे ठोस जो, देखिए यहीं से समझ लीजिए आड़ ना, तो यहीं से निकले अणुओं, ऐसे निकाल लीजिएगा ना, समझिए अच्छे से। अणुओं से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बना होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे आणविक ठोस कहते हैं, उसे आणविक ठोस कहते हैं। क्लियर हुआ, ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बना होता है उसे आणविक ठोस कहते हैं। यह बहुत कम ताप पर पिघल जाते हैं, यह बहुत कम ताप पर
पिघल जाते हैं। अभी जैसे गर्म किया जाएगा तो क्या होगा, ये पिघल जाएगा। और ये किससे मिलकर बने होते हैं, अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे I2 हुआ और CCl4 हुआ, ये हुआ आणविक ठोस की एग्जाम्पल है। चलिए अब अगला देखते हैं ना, देरी ना करते हुए, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आणविक ठोस क्लियर हुआ। तो अब देखते हैं अगला क्या है, आयनिक ठोस। दूसरा था आयनिक ठोस ना, अब इसके बारे में भी अच्छे समझिएगा। आयनिक ठोस जो होते हैं, देखिए आणविक ठोस किससे से मिलकर बनता है, अणुओं से। तो ये आयनिक यानी कि ये आयनों से मिलकर बना होता है। किससे, आयनों से। क्लियर हुआ ना, ये आयनों से मिलकर बना होता है, इसी को क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। और यह द्रव की अवस्था में क्या होता है, विद्युत के सुचालक होता है। ध्यान समझिएगा, सुचालक होता है। अगर आगे की आयनिक ठोस क्या है तो बोल देना सुचालक है। ठीक है, जैसे आणविक ठोस था वो अणुओं से मिलकर बना था, अब आयनिक ठोस है तो ये आयनों से मिलकर बना होता है। लिख दीजिए ऐसे ठोस, एकदम सेम वैसे है, तो ये आयनों से मिलकर बना है। मैं इसी प्रकार से बताऊंगा, रटाऊंगा नहीं। ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है। क्लियर हुआ, ये किससे बना होता है, मिलकर आयनों से मिलकर बना होता है। और इसी को क्या कहते हैं, इसे आयनिक ठोस कहते हैं। आयनिक ठोस कहते हैं। अब देखिए, ये आयनिक ठोस, ये द्रव की अवस्था में क्या होता है, विद्युत के सुचालक होता है। ये याद कर लेना, ये द्रव की अवस्था में, ये द्रव की अवस्था में, ये द्रव की अवस्था में क्या होता है, विद्युत के सुचालक होता है। विद्युत के सुचालक होता है, सुचालक होता है। क्लियर हुआ ना, ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl है। अब Na को अगर आयन में मतलब अलग अलग तोड़ेंगे तो Na क्या देता है, प्लस देता है, और क्या Na प्लस देता है और Cl माइनस देता है। तो ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। तो आयनिक ठोस यही होता है कि ये द्रव की अवस्था में क्या होता है, विद्युत के सुचालक होता है, यानी कि यह अलग हो जाते हैं। ठीक। अब धात्विक ठोस, तो ये धातुओं से मिलकर बना होता है, सिंपल सी बात है। डालिए अगला हेडिंग, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, ये क्या होता है, धात्विक ठोस। ये क्या होता है, ऐसे ठोस जिनमें एक धात्विक ठोस, ऐसे ठोस जो धातुओं से मिलकर बना होता है। यही चीज लिखना है, ऐसे ठोस जो धातुओं से मिलकर बना होता है। धातुओं से मिलकर बना होता है। क्लियर हुआ ना, ये किससे मिलकर बना होता है, धातुओं से। धात्विक ठोस क्या होता है, जो धातुओं से मिलकर बना होता है, उसी को धात्विक ठोस कहते हैं। ठीक। और उसे क्या कहते हैं, धात्विक ठोस लिख दो, उसे धात्विक ठोस कहते हैं। अब जैसे Cu कापर हो गया, फेरस हो गया, या फिर ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक। अब एक बच रहा है क्या, सहसंयोजक ठोस। चलिए वो अगले पेज में कर देते हैं। अगला क्या है, सहसंयोजक ठोस। अगला हेडिंग डालेंगे, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। सहसंयोजक, यह है ये योजक ठोस। अब ये क्या होता है, अच्छे से समझिएगा। ऐसे ठोस जिनमें एक ठोस किसी दूसरे ठोस से एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, मतलब जैसे एक ठोस हुआ वो दूसरे ठोस से मिलकर ऐसे बना होता है। ठीक। जैसे एक मिनट, जैसे ये दो ठोस हुआ मान लेते हैं ना, अब ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे से मिलकर बने होते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। क्लियर हुआ ना बात को, तो यही चीज़ लिखना है इसमें। देखो, ऐसे ठोस, ऐसे ठोस, ऐसे ठोस जिनमें एक ठोस किसी दूसरे ठोस से मिलकर बने होते हैं। मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं, उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। समझ में आया ना, सहसंयोजक ठोस क्या होता है, ऐसे ठोस
जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जो समझ में आ रहा है ना। ऐसे ठोस जैसे जो दो दो ठोस है, मान लेते हैं 2 ठोस है और उसको आपस में मिला दिया जाता है, वो क्या बना देते हैं, सहसंयोजक ठोस बना लेते हैं। ठीक है, अब इसे जैसे एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। सबका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। जैसे इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, ग्रेफाइट है। क्या इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ग्रेफाइट हो गया। ठीक, ये इतना यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलते हैं, ये ठोस जो हुआ है, मतलब जो चारों क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार थे, चारों अच्छी से तरीके से बता दिया। अब चलते हैं एकक कोष्ठिका के प्रकार देखने। अब ये इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ से, ठीक है ना आपका। चलिए अब लिखिए एकक कोष्ठिका के प्रकार, और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एकक कोष्ठिका के प्रकार। ठीक, ये देखिए एकक कोष्ठिका के कैसे, कौन से प्रकार है इसके। देखिए यह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, लिखो, यह 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर हुआ, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है, आद्य एकक कोष्ठिका कह सकते हैं या साधारण एकक कोष्ठिका कह सकते हैं। आद्य एकक कोष्ठिका, और इसी को क्या कह सकते हैं, साधारण एकक कोष्ठिका। ध्यान में रखना, लिखूंगा नहीं इसे ना, 10 चीज मत ना लिखूं तो अच्छा है। और दूसरा क्या होता है, केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब दोनों के बारे में क्या करेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग डालते हैं, एकक कोष्ठिका के प्रकार। तो इसमें पहला क्या रहेगा, आद्य एकक कोष्ठिका। चलिए भाई ये लिखिए, और देखिए जो मैं रेड पेन से कर रहा हूँ उसको आपको ब्लैक पेन यानी काला पेन से करना है। इसे क्या कहते हैं, आद्य एकक कोष्ठिका के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक, अब आद्य एकक कोष्ठिका क्या होता है, देखिए पहले लिख देता हूँ, फिर डायग्राम के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए और आप सब लिख भी लें। ठीक है ना, इसी प्रकार से मैं चलूँगा। ये क्या होता है, ऐसा सेल या कोशिका जिनमें परमाणु घन के केवल 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। लिखो ऐसे परमाणु, ऐसे ऐसे सेल, ऐसे सेल जिनमें परमाणु, क्या, ऐसे सेल जिनमें परमाणु घन के केवल क्या है, ऐसे सेल जिनमें परमाणु घन के केवल, ध्यान समझिए, घन के केवल 8 कोनों पर उपस्थित होता है। 8 कोनों पर उपस्थित होता है। क्लियर हुआ, ये क्या होता है, 8 कोनों पर उपस्थित होता है। ठीक है, और ऐसे संरचना को क्या कहते हैं, ऐसे संरचना को, ऐसा संरचना को आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। कोष्ठिका कहते हैं। अब देखिए इसको समझिएगा अच्छे से, डायग्राम बनाता हूँ ना, आप सभी बनाइए। अब इसको इस तरह से मिला दीजिए, इसको यहाँ से इसको यहाँ पर। अब ध्यान समझिएगा, ये जो होता है यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर, तो इसको कर दीजिए गोला। अब जो यहाँ पर घन केवल 8 कोनों पर, मतलब यहीं पर क्या होता है, ये आद्य कोष्ठिका उपस्थित होता है। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब अगला हेडिंग तुरंत डाल लेते हैं, केंद्रित एकक कोष्ठिका। ये क्लियर हुआ ना, बहुत आसान है। जो 8 कोनों पर उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। अगला हेडिंग क्या रहेगा आपका, केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका, ये क्या होता है, ऐसा एकक कोष्ठिका जो घन के किसी न किसी केंद्र पर अवश्य उपस्थित, मतलब हर जगह नहीं, और लेकिन आद्य एकक कोष्ठिका सब जगह उपस्थित रहता था, ऐसा एक नहीं है, कहीं कहीं उपस्थित रहता है। तो यही लिखना है, ऐसे एकक कोष्ठिका, ऐसी एकक कोष्ठिका
क्या है, ऐसी एकक कोष्ठिका जो घन के क्या होता है, जो घन के किसी केंद्र पर अवश्य ही उपस्थित होता है, अवश्य ही उपस्थित होती है। क्लियर हुआ ना आपका। एक केंद्रित एकक कोष्ठिका फिर से देखेंगे, जो आठों कोनों पर उपस्थित होता है, सॉरी आठों कोनों पर नहीं होता है, जो मतलब किसी न किसी कोने पर रहेगा लेकिन आठों कोने पर नहीं रहेगा, उसे क्या कहते हैं, केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब केंद्रित एकक कोष्ठिका के प्रकार भी है, चलिए प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं बारीकी से समझा रहा हूँ, लास्ट तक पहुँचाऊँगा, शिखर तक पहुँचाऊँगा मैं जिस प्रकार से आपसे कहा हूँ, लेकिन आप सबका प्यार चाहिए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं अगले पेज में। अब क्या है, क्या पढ़ना है, केंद्रित एकक कोष्ठिका के प्रकार देखना है, तो लिखिए केंद्रित एकक कोष्ठिका के प्रकार, क्या देखेंगे, इसके प्रकार देख रहे हैं ना। तो 3 प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, चलिए देखते हैं। 3 प्रकार हैं, पहला है काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्या है, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका पहला हो गया, और दूसरा क्या है आपका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। पहला क्या हो गया, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, दूसरा हो गया फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, और तीसरा है अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तीनों क्लियर हुआ ना। अब इसके एक एक करके बारीकी से हम कुल के बारे में देखेंगे। सबसे पहला हो गया, आता है क्या, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, और इसे क्या कहते हैं, BCC, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी से क्लियर कर लेना, ठीक। देखिए काय, सबसे पहले देखेंगे, देखिए जो पहले ऐसे एग्जाम में आ सकता है कि केंद्रित एकक कोष्ठिका के प्रकार लिखिए, तो 3 प्रकार लिखेंगे, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, और तीसरा है अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो पहला है इसमें काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्लियर हुआ ना। अब इसके बारे में अच्छे देखेंगे। एक काय केंद्रित एकक कोष्ठिका जो होता है, ऐसा एकक कोष्ठिका जिसके परमाणु घन के कोनों के साथ साथ, चलिए लिखते हैं, फिर उसके बाद आपको डायग्राम बनाकर समझाऊंगा ना। ऐसा एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु क्या होता है, जिसमें परमाणु घन, समझ रहे हो घन ना, अभी घन जैसे पहले मैं बताया था वैसे बनाएंगे, घन के कोनों के साथ साथ, क्या है, घन के कोनों के साथ साथ घन के केंद्र पर भी एक ही परमाणु, घन के केंद्र पर भी एक ही परमाणु क्या होते हैं, एक ही परमाणु स्थित होना चाहिए, अब कैसे होना चाहिए, अब देखिएगा अच्छे से। तो पहले हम घन बनाएंगे, तो बना लेते हैं घन, तो उसके बाद में हम देखेंगे बाद में, ठीक। चलिए घन बनाओ, ठीक। तो घन कैसे बनाते हैं आप सबको पता है। तो इसमें क्या कहा है कि सभी कोनों पर भी उपस्थित है और एक बीच में भी उपस्थित है, तो बीच में भी एक उपस्थित कर देना इनको, और इसको इधर से मिला दो, इधर से मिला दो, इधर से मिला दो, इस तरह से। अब देखिए, ये देखिएगा ध्यान से, एक कोण यहाँ पर, मतलब इस जगह पर भी क्या है, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका उपस्थित है, लेकिन बीच में भी यहाँ पर एक जगह भी उपस्थित और है, ठीक है ना। यही कहा है काय केंद्रित एकक कोष्ठिका ने, समझ में आया ना। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका ने यहाँ पर कहा है कि
जो है एक जगह बीच में भी उपस्थित है और सभी जगह उपस्थित है, ठीक है ना। तो अब देखिए, और फलक केंद्रित एका कोष्ठिका और अंत्य केंद्रित एका कोष्ठिका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं लिया हूँ। काय केंद्रित एका कोष्ठिका मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो भी अब अगले पेज में चलते हैं। नहीं, पहले इसी पेज में देख लेता थोड़ा। देखिए क्या है इसमें, ये सबसे हटके है, मतलब यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। जो है ये दोनों फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित एका कोष्ठिका कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं इसको नहीं इंक्लूड किया हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर इसी प्रकार से करेंगे तो। बहुत बेसिक और ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं समझ लो। अब क्या है, अगला आता है रिक्ति। ये सबसे अलग है, कह रहा हूँ ना, रिक्त इसी केमिस्ट्री में है, आपका रिक्ति है। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे ठोस जो कण होते हैं वो व्यवस्थित किया जाता है। रिक्त का काम क्या करता है, जैसे कोई स्थान खाली है और वही स्थान को क्या करता है, फिलअप करता है, वो क्या होता है, क्या होता है, वो रिक्त पद होता है। तो वही चीज़ इसके बारे में लिखना है। जब ठोस कणों को व्यवस्थित किया जाता है, क्या करता है रिक्ति, ठोस जो कण होते हैं उसको क्या करता है, व्यवस्थित करता है। तो उनके कणों के स्थान में भी कुछ स्थान रिक्त या खाली हो जाता है। अब देखिए कैसे, कुछ स्थान रिक्त व खाली रह जाता है। अभी समझिएगा, समझाऊंगा। देखिए, अगर कोई कण है, मान लेते हैं ये कण, और बीच में मान लेते हैं खाली है और यहाँ पर भी खाली है, ठीक। अब ये वाला अगर कण यहाँ पर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, तुम बताओ, खाली हो जाएगा ना। तो वही रिक्त करता है कि मतलब अगर कहीं खाली है, जैसे आपके घर पे कई लोग परिवार रहते हैं, आपके जो बड़े लोग रहते हैं, अगर बाई चांस, ऐसा नहीं होता है सबके यहाँ, बस मान लेते हैं सपोज दैट कि आपके घर में शाम हो गया और खाना क्या हो गया, थोड़ा बचा हुआ है, तो वो आपको दे देंगे, लेकिन अपना नहीं खाएंगे। समझ में आ रहा है बात ना, मतलब आपके जो बड़े लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, वो नहीं खाएंगे, आपको दे देंगे। वो बोलेंगे अभी मैं शाम को, मतलब रात में खा लेते हैं, ठीक, लेकिन तुम छोटे हो, तुम खा लो, ठीक है ना। यही रिक्त का काम करता है कि अगर कहीं खाली जगह रहता है वहीं पर जाके वो सिटअप हो जाता है, लेकिन उसका स्थान क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। अब इसके प्रकार भी होते हैं, चलिए इसके प्रकार के बारे में देखते हैं। 2 प्रकार है। तो देखिए लिखते हैं रिक्तियों के प्रकार। इसके प्रकार कौन कौन से है। पहला हो गया चतुष्फलकीय, क्या हो गया, चतुष्फलकीय रिक्ति। और दूसरा क्या हो गया आपका, अष्टफलकीय रिक्ति। क्लियर हुआ ना। तो चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति, अब इन दोनों के बारे में क्या करेंगे, हम सब अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसके बारे में अच्छे से। देखो, इसको मैं ऑलरेडी लिख लिया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इस प्रकार से मैं बताऊंगा, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ लगातार, बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो इसलिए मैं इसको लिख लिया। देखिए चतुष्फलकीय क्या होता है, जब 3 गोले, ठीक है, देखिए अच्छे से, क्या है, जब 3 गोले परस्पर सटा कर रखे हों, जब 3 गोले परस्पर सटा कर रखे हों, तो उनके ऊपर कोई चौथा गोला रख दिया जाए। मान लेते हैं जैसे 1 2 3 4, पहले 3 गोला है, 1 2 3, मान लेते हैं ये 3 गोला है। अभी एक बार और समझाऊंगा मैं। जैसे तब 3 गोले, उनके ऊपर एक कोई चौथा गोला रख दिया जाता है, तो इस प्रकार जो रिक्त प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय कहते हैं। अब देखिए अच्छे से, मैं यहाँ पर एक कॉपी में और बताता हूँ, देखिएगा। जैसे एक रहा ये, और एक रहा आपका ये, और एक रहा ये, ठीक। 3, सॉरी इस प्रकार से मत बनाओ आप सब, ऐसे बनाओ और ऐसे बनाओ, और एक बीच से बना दो, हाँ बीच से बना दो, सही रहेगा, बीच से बना दो, ठीक। अब देखिए ये 3 गोला हुआ ना, अगर इसके ऊपर एक और गोला रख दिया जाए, रख दिया ना गया ना। अब देखिए यहाँ पर रिक्त पद बच रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर जो रिक्त बच रहा है उसी को क्या कहते हैं हम,
चतुष्फलकी कहते हैं। और इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, जैसे 3 गोला है, 3 गोला के ऊपर अगर एक गोला और रख दिया जाता है, उसके ऊपर अगर वहाँ कहीं पे भी आपको खाली दिखता है थोड़ा बहुत, तो क्या होता है? चतुष्फलकी। क्या मैं एक बार फिर से बता दूँ? चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ। आपकी बार थोड़ा और अच्छा एग्जाम्पल लेकर इसको और बढ़िया करके देखिए। एक गोला यहाँ पर मान लेते, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर बताया है उसी प्रकार से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ना। जैसे एक गोला यहाँ पर हुआ और एक गोला यहाँ पर हुआ, एक गोला यहाँ पर, ठीक। अब इसी के ऊपर एक गोला मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए एक रिक्त पद बच रहा है। देखिए यहाँ पर अच्छी से तरीके से, यहाँ पर जो रिक्त पद बच रहा है उसमें भी ऐसे बच रहा है, उसे क्या कहते हैं? चतुष्फलकी रिक्त। अब अष्टफलकी क्या है? अष्ट। देखिए चतुष्फलकी मतलब 4 फल को वाले में, ठीक। अब ऐसे सेम उल्टा है, अष्टफलकी क्या होता है, ठीक। ध्यान समझिएगा, अष्टफलकी क्या होता है। अष्टफलकी जो होता है 8 समझ लो इसमें रहेगा। अष्टफलकी में जैसे जब 3 गोले परस्पर संपर्क में रखे हैं तो उनके ऊपर पुनः 3 गोला और रख दिया जाए, तो इस प्रकार से प्राप्त रिक्तियां को क्या कहते हैं? अष्टफलकी रिक्ति कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे जितने गोले हैं अब उसके ऊपर और भी गोला रख दिया जाए, जैसे 4 है तो उसके ऊपर 4 और रख दिया जाए, तो उसमें जो रिक्ति पद बचते हैं उसे अष्टफलकी रिक्ति कहते हैं। चतुष्फलकी क्या था? उसमें 4 था, यानी कि पहले 3 रखे फिर 1 रख दिए, तो जो खाली बचा वही चतुष्फलकी। और जिसमें अष्टफलकी मतलब 8 रहेगा। क्लियर हुआ बात ना? समझ में आ रहा होगा। तो उसमें 8 फलकों वाले रहेंगे, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा, चतुष्फलकी और अष्टफलकी ना। अब जब ये क्लियर हो गया होगा आपको, अब इसके बाद हम देखते हैं दोनों में अंतर। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि चतुष्फलकी और अष्टफलकी में अंतर बताओ, क्योंकि मैं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, बारीकी से समझाऊंगा, बहुत ही अच्छी तरीके से। कोई नहीं बताएगा आपको ऐसा जैसा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो चतुष्फलकी क्लियर हुआ, अष्टफलकी क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं कि चतुष्फलकी रिक्ति और अष्टफलकी रिक्ति में संबंध देखते। चलिए लिखिए चतुष्फलकी, यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति में अंतर। क्लियर हो ना? मतलब चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति में क्या करना है? अंतर मुझे खोजना है। चलिए लिखते हैं, पहले थोड़ा लिख के फिर समझाता हूँ मैं आपको। चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। देखिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ थोड़ा, तो राइटिंग नहीं जा रहा, तो इसलिए सॉरी, आपसे बोल रहा हूँ कि चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति की 2 गुनी होती है। ध्यान समझा, कितनी होती है? 2 गुनी होती है, 2 गुनी होती है। कौन 2 गुना होता है? चतुष्फलकी माना कोई परमाणु, अष्टफलकीय रिक्ति माना ऐसे मान लेंगे, माना परमाणु में अष्टफलकीय, क्या मान लेते हैं? माना परमाणु में अष्टफलकीय रिक्ति क्या है? यन है। अष्टफलकीय रिक्ति क्या है? यन है। मान लेते हैं परमाणु में क्या है? अष्टफलकीय रिक्ति यन है। और चतुष्फलकीय रिक्ति तो क्या हो जाएगा आप बताइए। देखिए जब मान लेते हैं अष्टफलकीय रिक्ति यन हुआ तो चतुष्फलकीय एकदम सिंपल सी बात है 2 गुना होता है, यानी कि 2n हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से उपसह संयोजक संख्या की तरफ। क्या किसकी तरफ चलते हैं? उपसह संयोजक संख्या, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए उपसह संयोजक संख्या क्या होता है, इसको भी मैं लिख लिया। क्या होता है? किसी ठोस में, मान लेते हैं कोई ठोस है, ये किसी ठोस में, ठीक समझ आ रहा है ना, किसी ठोस में कोई परमाणु अपने निकटवर्ती जितने भी परमाणु से घिरा होता है उन्हीं को क्या कहते हैं? परमाणु की संख्या को उस परमाणु की उपसम संयोजक। मान लेते हैं ये कोई परमाणु हुआ, ठीक, नहीं तो ये कोई बड़ा वाला परमाणु मान लेते हैं। अब इसके निकट जो भी परमाणु छोटे छोटे कण घिरे हुए हैं आपस में,
उसे क्या कहते हैं, उपसह संयोजक संख्या कहते हैं। क्लियर हुआ ना। फिर से देखिए, उपसह संयोजक संख्या जैसे कोई भी परमाणु है उसको पूर्ण रूप से वो घिरा हो तो उसे क्या कहते हैं, उपसह संयोजक संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें हम 3 देखेंगे टाइम। पहली बात तो SCC की पहली बात ध्यान समझिए, SCC की उपसह संयोजक संख्या 6 आता है, वो होता है। 1 नंबर में पूछता है कि SCC की उपसह संयोजक संख्या कितना होता है, या BCC या FCC, एक तो जरूर पूछेगा आपका, पक्का समझ लो। अभी याद कर लो, तुरंत याद कर लो, इसको तुरंत याद कर लो आप। SCC की 6 होती है, फिर BCC का 8 होता है, और FCC का क्या होता है, 12 होता है। क्लियर हुआ ना। फिर से एक बार देख लीजिए, SCC और BCC FCC के तीनों के बारे में मैं अभी थोड़ी देर में चर्चा करने वाला हूँ, तो लास्ट तक आप जरूर बने रहें। चलते हैं अगले हेडिंग की तरफ। अगला हेडिंग क्या है आपका, संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता ये क्या होता है लिखते हैं, फिर इसके बाद जैसे कोई परमाणु है उसके द्वारा जो कुल आयतन घिरे होते जो परसेंट में, उसे क्या कहते हैं, संकुलन दक्षता कहते हैं। अभी बहुत आसान है भी, चलिए पहले लिख लेते हैं फिर इसके बाद समझाता हूँ। किसी परमाणु के द्वारा देखिए किसी परमाणु के द्वारा घेरे गए कुल आयतन, ध्यान समझिएगा, किसी परमाणु के द्वारा घेरे गए कुल आयतन, ठीक है ना, ये क्लियर हो रहा है ना बात। किसी परमाणु के द्वारा घेरे गए कुल आयतन प्रतिशत को संकुलन क्या कहते हैं, संकुलन दक्षता कहते हैं। फिर से देखेंगे बात। मान लेते हैं कोई परमाणु हो, उसको घेरा हुआ हो, कुल आयतन जो घिरे हुए हैं उसे क्या कहते हैं, संकुलन दक्षता कहते हैं। अब इसका देखिए एक फॉर्मूला होता है संकुलन दक्षता का, देखिए अच्छे समझिएगा इसे। एक मिनट जूम आउट कर दूं थोड़ा, तब क्लियर दिखेगा आपको ना, मुझे उम्मीद है क्लियर दिख रहा होगा आपको। चलिए, संकुलन दक्षता क्या होता है आपका, जैसे इसका फॉर्मूला होता है एक, अभी काम लगेगा बता दे रहा हूँ, जैसे FCC और SCC और BCC सबका काम लगेगा अभी। तो एक परमाणु का आयतन बटे कुल परमाणु का आयतन गुणे कितना हो जाएगा, 100। ठीक, तो संकुलन दक्षता क्या होता है, एक परमाणु का आयतन बटे कुल परमाणु का आयतन गुणे 100। यही तो बताया हूं मैं संकुलन दक्षता। जैसे कोई परमाणु के द्वारा घेरे गए जो कुल आयतन होते हैं, जैसे कोई परमाणु है वो पूर्ण रूप से घिरा हो तो उसे क्या कहते हैं, संकुलन दक्षता कहते हैं। अब हम चलते हैं आगे, देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है SCC की संकुलन दक्षता, BCC की और FCC की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए थोड़ा टफ लगेगा और इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक, क्या बोला अभी जस्ट मैं पहले कि ये टफ लगेगा लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे अगर अच्छी तरीके से तो समझ में ज़रूर आएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है पहला, तो पहला था SCC का संकुलन दक्षता, तो वही चीज़ पढ़ेंगे, SCC की संकुलन दक्षता। ठीक, तो संकुलन दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है, इसके जस्ट पहले वाला बताया था मैं अभी, जस्ट पहले वाला संकुलन दक्षता का फॉर्मूला होता है भाई, इसके जस्ट पहले मैं बताया था कि एक परमाणु का आयतन बटे कुल परमाणु का आयतन बट्टे गुणे 100। ये तो बताया था अभी जस्ट पहले में बताया था कि SCC की संकुलन दक्षता ये होता है। अब जब ध्यान समझिएगा, ये जो होता है एक परमाणु का आयतन यानी कि आयतन V होता है ना, तो इसका क्या होता है, एक परमाणु का मतलब एक, और आयतन क्या होता है V का वैल्यू 4/3 पाई RQ क्यों होता है। जैसे त्रिज्या आपका मान लेते हैं, त्रिज्या किससे प्रदर्शित करते हैं, R से, तो R = क्या होता है A/2। क्लियर हो रहा है ना, अभी नीचे काम लगेगा, चलिए इसको बाद में देखते हैं।
तो 4/3 पाई आर क्यू हुआ। और कुल परमाणु का आयतन क्या होता है, ए मान लेते हैं परमाणु का आयतन, तो कुल परमाणु का आयतन क्या होता है ए क्यू। अब गुणे 100 है, ये लिख दीजिए। अब ए क्यू का वैल्यू क्या लिखेंगे, यही से मैं निकालूंगा। तो देखिए आर इक्वल टू क्या हो गया A/2। तो यहाँ से अगर मैं ए का वैल्यू निकालूँ तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2R ना। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 2RQ, यहाँ पर वैल्यू रख दूंगा। ठीक, यही मानकर मुझे चलना है। तो 1/4/3 पाई आर क्यू बटे ए क्यू है, तो ए इक्वल टू कितना होता है 2R, तो यानी कि 2R का क्यू। क्लियर हो रहा है बात ना, गुणे 100। आप देखिएगा, ये देखिए एक है तो एक का गुणा 4 में हो जाएगा। ठीक है, एक का गुणा कहाँ हो जाएगा 4 में हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए 2 का क्या करेंगे, इस स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि 2 का घन करेंगे, यानी कि 2 का गुणा कितना बार करेंगे 3 बार, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 गुणे आर क्यू और गुणे 100। देखिए आर क्यू कट गया, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, शायद नहीं कट रहा ना, तो इसको ऐसे लिख देते हैं जो बच रहा है 4/3 पाई बटे 8 है। ठीक है, तो 8 है, देखिए ऐसा करिए इसको 4 पाई से लाना, ये 3 तो नीचे हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना, तो 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, 3 8 3 24, ये 24 हो गया, 24 गुणे 100, 4 पाई बटे 24 गुणे 100। ये क्लियर हुआ ना। अब देखिए पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है 3.14, तो पाई का वैल्यू रख देंगे। तो 4 गुणे 3.14/24 और गुणे 100 कर सकते हैं ना। अब देखिए ध्यान समझिएगा, 4 1 कम 4, 6 चौके 24, 6 आ गया यहाँ पर, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा शायद, तो 3.14/6 गुणे 100। ध्यान समझिए, आप जैसे ये पॉइंट है यानी कि दशमलव है, दशमलव जब हटाएंगे तो 2 अंक जीरो है यहाँ पर, तो हो जाएगा 314, तब ये कट जाएगा पूर्ण रूप से, तो आ जाएगा 314/6। और इसको हम भाग देंगे तो भाग दे देंगे यहाँ पे 314 में, 6 पंचे 30, यहाँ पर 1 उतार लो, यहाँ पर 4 और 6 दूनी 12, और यहाँ देखिए 4 में से 2 गए 2 पॉइंट में, और 6 3 18 3, यानी कि 53 पॉइंट कितना आया है 52.3% आया है। ठीक, ये क्या आया है आपका SCC की संकुलन दक्षता। अब अगला देखेंगे हम BCC का। मुझे उम्मीद है क्लियर समझ में आया, बहुत आसान है यार, एक बार फिर से एक झलक मारते हैं ना। देखिए एक बार फिर से ये आपको थोड़ा याद कर लेना पड़ेगा। ए क्यू का वैल्यू क्या होता है, आर बराबर क्या होता है A/2 होता है, क्योंकि त्रिज्या आर होता है ना। ये क्लियर हुआ बात ना। अब तब क्या हो जाएगा 1 गुणे 4/3, ये तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो ए का वैल्यू क्या हो रख देंगे हम 2R, तो 2R का क्यू, तो 2R का क्यू करेंगे तो इसको अलग कर देंगे और काटते पीटते लेकर चले जाएंगे घसीटते हुए। ठीक है, तो आ गया क्या 52.3। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं BCC की संकुलन दक्षता। इसी प्रकार देखिए संकुलन दक्षता का फार्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि भागना मत, ये याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए अगले पेज में इसी प्रकार से लगभग रहेगा। चलो अब क्या अगले पेज में मैं बोला था देखने के लिए, BCC की संकुलन दक्षता, डेट डालिए यहाँ, BCC की संकुलन दक्षता ध्यान समझिएगा, उसी प्रकार से रहेगा लगभग संकुलन दक्षता। इसका फॉर्मूला संकुलन दक्षता का क्या होता है, सबसे पहले यही लिखेंगे आप, संकुलन दक्षता बराबर क्या होता है एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन बटे क्या होता है, याद कर लो भैया, याद तो करना पड़ेगा, कुल परमाणु का आयतन गुणे 100। क्लियर। अब एक परमाणु का आयतन क्या होता है 2 गुणे, यहाँ पर क्या होगा देखिए, उसमें था सिर्फ 1 का गुणा किए थे, अब यहाँ पर BCC में 2 का गुणा कर देंगे, तो 4/3 पाई आर क्यू एकदम सेम वैसे लिख के, ए क्यू था वैसे करेंगे और गुणे 100 कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान समझिए, R इक्वल टू क्या मानेंगे यहाँ पर A√3/4 आर की वैल्यू। अब यहाँ से A की वैल्यू जब निकालेंगे तो हो जाएगा क्या 4R, यहाँ से इसका गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4R। ध्यान समझिए 4R बटे नीचे, तब ये नीचे आ जाएगा तो √3। A की वैल्यू हम इतना लिख सकता हूँ। ठीक, चलो लिखते हैं इसको, 2 गुणे 4/3 पाई आर क्यू बटे ए क्यू का वैल्यू ये मैं रख रहा हूँ 4R बटे √3 का क्यू गुणे 100। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ना आपको।
ये अच्छे से क्लियर कर लेना। आप देखिए इसको अलग अलग, देखिए इसको इसमें गुणा कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, तो 8/3 पाई आर क्यू। इसको करिए 4 चौक 16, चौका 64, 4 का क्यू करेंगे तो 64 आ गया आपका। अब √3 का क्यू करेंगे तो 3√3 आएगा। कैसे पता है ना, देख लीजिए। √3 का गुणा 3 बार अगर करेंगे, इसका इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, बचा क्या √3, तो यह चीज़ 3 √3। अब बच रहा है क्या आर, तो आर का भी क्यू कर दें। देखिए आर क्यू कट गया ना। अब जो बचा है इसको पहले हम लिख देते हैं, क्या बच रहा है इसको लिखेंगे। चलो लिखते हैं 8/3 पाई बटे, ध्यान समझिएगा आप ऐसे करो ना, हाँ ऐसे कर सकते हो आप। 64 को हम कर सकते हैं इसमें, जैसे 3 का गुणा 64 में हो सकता है ना, तो ऐसा करते हैं हम इसको डायरेक्ट ही। तो 8 ध्यान समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा समझदारी की बात है। 8 पाई है समझ लो, तो 8 पाई और 3 किसके साथ कर दिया मैं 64 के साथ, ध्यान समझिएगा। तो 3 गुणे 64 हो जाएगा, ठीक। गुणे क्या बच रहा है 3 √3 और गुणे 100। समझ में आया कि नहीं, फिर से एक बार देखेंगे। ये 8 पाई है, साथ में पढ़ेंगे, 3 का नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, मतलब इसके साथ समझ लो है क्लियर। अब देखिए ये समझ लो ऊपर है, ये भैया ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ हो जाएगा ना। वही चीज़ इसमें किया हूँ। अब देखिए 3 से 3 मैं काट सकता हूँ, और 8 से 8 × 64 इसको भी कर सकता है। बच रहा है क्या, वही चीज़ लिख दो आप, पाई और क्या बच रहा है पाई गुणे √3 गुणे 100 भी बच रहा है अभी, बटे ये नीचे क्या बच रहा है 8, यहाँ बीच में लिखेंगे 100, अच्छा लगेगा देखने में ना। अब देखिए पाई का वैल्यू भी रख दीजिए। पाई का वैल्यू क्या होता है अभी बताया था, 3.14 होता है पाई का वैल्यू। तो पाई का वैल्यू रख दीजिए 3.14 गुणे √3। √3 का भी वैल्यू एक होता है, तो √3 का वैल्यू होता है 1.73। याद कर लीजिए भैया, √3 का वैल्यू क्या होता है 1.73 होता है, तो इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं 1.73, ठीक। 1.73 गुणे 100/8। अब देखिए इसका करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो मैं मल्टीप्लाई कर लिया हूँ अपना, ठीक। कितना आ जाएगा 5.4322, मैं इसका मल्टीप्लाई कर लिया हूँ वीडियो को स्किप करके। और क्या बच रहा है गुणे 100/8 है, तो 8 लिख दीजिए। अब देखिए 2 0 है ना, तो क्या हो जाएगा ये वाला क्या आ जाएगा, देखिए 5 4 3, यह 2 अंक खिसकेगा, ये दशमलव इधर खिसकता है ना, ये दशमलव कहाँ जाएगा 3 के बाद, तो लिख दीजिए 5 5 4 3.22/8। अब इसका डिवाइड करेंगे, वीडियो स्किप करके मैं डिवाइड कर लेता हूँ, नहीं तो ऐसे कर लेता हूँ। तो 8 छक 48, तो आया 6 और 48 49 50, तो कितना बचा 4 2 6, 8 7 56, तो 7.902 लगभग यही आएगा समथिंग। देख लीजिएगा, सॉरी दिखा नहीं आपको, सॉरी आप सब देख लीजिएगा इसे, अगर गलत हुआ तो होगा तो आप इसको सुधार कर लीजिएगा, यही आएगा लेकिन लगभग जहाँ तक चांस है। देखिए अब आप 2 पढ़े, BCC भी पढ़ लिया, अब क्या बच रहा है FCC की संकुलन दक्षता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई यार, पढ़ लीजिए लास्ट तक, देखिए जरूर बताऊँगा। चलिए अब देखते हैं क्या FCC की संकुलन दक्षता, FCC की संकुलन दक्षता। इसका भी संकुलन दक्षता देखते हैं। तो संकुलन दक्षता का वही जैसे काम करते थे स्टार्टिंग में वैसे काम करना है। तो पहले चलिए देखते हैं, ज़्यादा एडवांस ना बढ़ूँ। संकुलन दक्षता का फार्मूला लिखते हैं सबसे पहले। तो इसका फार्मूला होता है एक परमाणु का आयतन बटे कुल परमाणु का आयतन, ये होता है ना गुणे कितना होता है 100। क्लियर हुआ ना। अब एक परमाणु का आयतन, देखिए पहले में एक परमाणु का आयतन जब था पहला जो निकाले थे तो उसमें 1 से गुणा किए थे, जब BCC निकाले थे तो उसमें 2 से, और FCC के लिए 4 से। कैसे क्यों कर रहे हैं मैं आपको इसके पहले बताया था, ध्यान से समझेंगे तभी आएगा भाई, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ आपको।
तो इसमें से 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 × 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू बटे ए क्यू हमेशा की तरह, तो गुणे 100। अब देखिए यहाँ पर आपको आर का जो वैल्यू है, ध्यान समझिएगा, आर का वैल्यू क्या हो जाता है, a/2√2। ध्यान समझिए, अब ए का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2√2 × r हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, चलिए आगे फिर इसके बाद देखते हैं, फिर देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, बराबर का निशान लगाते चलो। देखिए 4 चौक 16 ऐसे भी कर सकते हैं आप, तो 4 चौक 16 यहीं पे कर दो, 16/3 पाई आर क्यू बटे ए क्यू की जगह हम ये रख सकते हैं 2√2 × r/क्यू, क्लियर, इंटू गुणे 100। अब क्या करना है, 16/3 फिर से लिख के 16/3 पाई आर क्यू बटे, देखिए 2√3 का गुणा कर हम करेंगे कितनी बार, घन कर रहे हैं ना, यानी कि 3 बार। कितने बार करेंगे, 3 बार करेंगे। 2√2 है भाई ये, देखिए यहाँ पर 2√2 है। ठीक, अब जैसे इसका करेंगे तो 2 दूनी 4 आ गया और 4 दूनी 8 है, इसको लिख लो। अब देखिए √2 का √2 में करेंगे तो कितना आ गया, 2 आया। अब बच रहा है क्या, √2, तो 8 दूनी 16, 16√2 आया। कितना आया, 16√2 आया। तो इसकी जगह हम रख सकते हैं 16√2 × r³ गुणे 100। क्लियर हुआ ना। अब r³ से कट गया, ध्यान समझिएगा, r³ से कट गया, 16 16 से कट जाएगा, बच रहा है क्या, पाई ऊपर बच रहा है और 3 तो नीचे आ जाएगा, पाई बटे 3√2 हुआ। ठीक, गुणे, अब देखिए यहाँ पर कितना है, 100 है, तो 100 लिख दो। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो ये क्लियर हुआ ना, पाई बटे 3√2 गुणे 100। अब देखिए पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 होता है, तो 3.14 और 3 गुणे √2 का वैल्यू होता है 1.41। इसको याद कर लेना, √2 का वैल्यू ये होता है, ठीक है ना। अब गुणे 100, ये थोड़ा गुणा करने में, मल्टीप्लाई करने में होता होगा प्रॉब्लम आप सबको भी ना। देखिए 3.14 गुणे, अब इसका इधर गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3.4, यही आया ना गुणे। अगर हम 100 से ऊपर नीचे भाग कर देते हैं तब क्या आ जाएगा, 314/4.23। देखिए क्योंकि ये हट जाएगा ना भैया, अच्छा एक ही रहने दो, अगर मान लेते हैं तो ये हट जाएगा, 2 अंक इधर खिंच सकता है, दशमलव तो यहाँ अंक है नहीं, तो 314 हो गया, और 314/2.4.23। आप गुणा कर दीजिए 100 से। ठीक, अब कितना हुआ, 314 और 2 जीरो इधर बढ़ा दो, 2 जीरो। अब ये हो गया, अगर 2 अंक इधर खिसकेगा, जब 2 जीरो है ना तो 2 अंक इधर खिसकेगा, तो आ गया कितना, 423। अब इसको डिवाइड करिए, मैं इसको करके थोड़ा डिवाइड कर लेता हूँ, तब आपके सामने रखता हूँ लिख के। समथिंग डिवाइड करने पर आपका आ रहा है 79%। कितना आ रहा है, 79%। ठीक, तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। एफसीसी की संकुलन दक्षता, तीनों बहुत ही आसान तरीके, बहुत आसान यार। केवल इसमें क्या है, ये ऊपर वाला देखिए, संकुलन दक्षता तो आपको याद ही हो गया होगा, 3 बार लिखते लिखते अगर स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो। अब तो ये संकुलन दक्षता का मान आया है 79% एफसीसी का। अब देखिए इतना याद कर लेना, तो ये क्यू का वैल्यू यहाँ पर यही है, याद कर लेना बस, और कुछ याद नहीं करना है, उसके बाद सॉल्व कर लेना है, आपका आ जाएगा। अब चलते हैं, अब दोष देखते हैं, इसमें दोष क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। चलते हैं अगले पेज की तरफ। इसको मुझे उम्मीद है ये क्लियर आपको पता हो गया होगा। अब देखते हैं कुछ अलग प्रकार। अब क्या है दोष, अब दोष के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि दोष होता क्या है आखिरकार। ठीक, तो दोष ये चीज़ है, किसी ठोस के कणों के नियमित क्रम में जो आने वाले रुकावट, जैसे कोई ठोस का कण है, अगर उसमें कोई रुकावट आ रहा है उसे को दोष कहते हैं। क्लियर हुआ बात। जैसे कोई भी कण है, उसमें अगर किसी भी प्रकार से रुकावट आ रहा है किसी कारणवश, तो उसे हम क्या कहते हैं, दोष कहते हैं। अब दोष के जो प्रकार है उसके बारे में देखते हैं। दोष के प्रकार कौन कौन से हैं प्रकार, रस समीकरण दोष और अरस समीकरण दोष। अब दोनों प्रकार के हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं कि रस समीकरण दोष क्या होता है और अरस समीकरण दोष क्या होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो वीडियो को स्किप और आगे मत करिएगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए रस समीकरण दोष क्या होता है, ऐसा दोष जिसमें धनायन और ऋणायन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मतलब जो भी दोष रहता है, जैसे भी धनायन है तो धनायन ही रहेगा, ऋणायन है तो ऋणायन ही रहेगा, तो उसे रस समीकरण दोष कहते हैं। मुझे ये नहीं लगा कि मैं आपको अलग से बताऊं, क्योंकि
बहुत आसान है, फटाक से लिख दिया। ठीक, तो रस समीकरण दोष फिर से देखते हैं। रस समीकरण दोष ऐसा होता है जो धनायन और ऋणायन में कोई चेंजिंग नहीं होता, वो रस समीकरण है। और अरस समीकरण बिल्कुल इसका उल्टा है कि ऐसा दोष जो धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या में परिवर्तन से उत्पन्न होता है। ये परिवर्तन से ही उत्पन्न होता है भाई, ये उल्टा है ये। ठीक, अब रस समीकरण के दोष के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रस समीकरण दोष के प्रकार के। अब चलते हैं इसके प्रकार, लिखता हूं तो लिखिए पहले रस समीकरण दोष के प्रकार। अब इसके प्रकार देखेंगे तो पहला प्रकार क्या है, देखिए पहले चारों प्रकार मैं लिख देता हूँ ना। साटकी दोष, तो इस प्रकार से नहीं आएगा रस समीकरण दोष के, इस तरह आएगा। साटकी दोष क्या होता है, फ्रेंकल दोष क्या होता है, इस तरह आएगा। साटकी दोष हो गया पहला, और दूसरा क्या होता है, रिक्तिका दोष। अब समझ लो एंड चल रहा है, ठीक, रिक्तिका दोष। और तीसरा क्या है आपका, फ्रेंकल दोष। और चौथा आपका क्या है, अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष। ठीक, अब इनके बारे में मैं बारीकी से समझूंगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप, साटकी दोष। साटकी दोष देखिए, ऐसा दोष जिसमें किसी ठोस से धनायन और ऋणायन बराबर मात्रा में गायब हो जाते हैं, यही चीज लिखना है। ऐसा दोष जो क्या है, ऐसा दोष जो किसी ठोस से धनायन, क्या, धनायन और ऋणायन ऐसा दोष जो किसी ठोस से धनायन और ऋणायन बराबर मात्रा में गायब होते हैं, बराबर मात्रा में गायब होते हैं, क्या हो जाते हैं, गायब होते हैं। तो इस दोष को क्या कहते हैं, साटकी दोष। तो इस दोष को साटकी दोष कहते हैं। फिर से देखिए, ऐसा दोष जो किसी ठोस से धनायन और ऋणायन बराबर मात्रा, जैसे अगर कोई धनायन गायब हुआ तो ऋणायन भी गायब होगा। ठीक, अब जैसे मैं थोड़ा बना कर दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर हो गया धनायन, यहाँ हो गया ऋणायन, ऋणायन मान लेते हैं ना, ये ऋणायन हो गया, फिर धनायन, और फिर ऋणायन, फिर धनायन, फिर क्या आएगा, ऋणायन आएगा। फिर इसी प्रकार से धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, फिर इसी प्रकार से करेंगे। यहाँ से कर दूँ ना, ऋणायन हो गया तो यहाँ पर धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन। तो इस प्रकार से मतलब जो भी रहेगा, एक बार धनायन रहेगा तब क्या रहेगा, एक बार ऋणायन रहेगा। अगर मान लेते हैं कोई ये वाला चीज़ यहाँ पर आ जाता है, मान लेते हैं यहाँ पर आ जाता है, तो ये भी कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। जैसे ये चीज़ मान लेते हैं यहाँ पर आ गया, तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। मतलब धनायन और ऋणायन अपना स्थान चेंज कर सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, साटकी दोष कहते हैं। अब देखते हैं रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष आखिर होता क्या है, इसमें भी क्या होता है, इसमें ठोस के कण क्या होते हैं, अपने निश्चित स्थान से गायब हो जाते हैं, कुछ पता नहीं रहता कि कहाँ ये जा रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला दोष क्या है, रिक्तिका दोष। हेडिंग डालिए भाई, रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष ये आखिर क्या होते हैं। देखिए, ऐसा दोष जिसमें ठोस के कण अपने निश्चित स्थान से गायब हो जाते हैं। ऐसा दोष जो अपने, देखिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ना, तो आप सब लिख दीजिएगा कि ऐसा दोष जिसमें ठोस के कण, ठोस का बात हो रहा है इसमें ना, जिसमें ठोस पाठ पढ़ रहे हो तो ठोस का बात होगा ही। तो ऐसा दोष जो अपने ठोस के कण अपने रिक्तिका स्थान से गायब हो जाते हैं, यानी कि अपना स्थान क्या होता है, अपने निश्चित स्थान से गायब हो जाते हैं। तो ऐसा दोष जो अपने निश्चित स्थान से गायब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उसे रिक्तिका दोष कहते हैं।
अब जैसे ये चीज़ हुआ, ध्यान समझिएगा, ऐसा दोष जो अपने निश्चित स्थान से गायब हो जाता है। अब जैसे ये चीज़ गायब हो गया, तो ये जब गायब होगा तो एक जगह यहाँ पर आ गया और एक जगह यहाँ पर आ गया, तो ये चीज़ गायब होने का बात है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे NaCl, ये अपने स्थान से गायब हो जाता है। कैसे? अगर इसको तोड़ोगे तो Na+ देता है, Cl- देता है, जैसे AgBr हो गया। इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड ऐसे सब कुछ है। तो ये रिक्तिका दोष के बेस्ट एग्जाम्पल। अब चलते हैं फ्रैंकल दोष, फिर इसके बाद आता है अंतराकाशी दोष। चलते हैं अगले एग्जाम्पल और अगले पेज में। अगला क्या है आपका? फ्रैंकल दोष। चलिए लिखते हैं फ्रैंकल दोष। ये दोष कैसा होता है? जो अपना अतिरिक्त धनायन अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे कोई स्थान है वो अपना चेंज करके बदल लेता है, यानी कि वो धनायन की तरफ बढ़ जाता है। तो यही चीज़ लिखिए। तो ऐसा दोष जिसमें कोई ऐसा दोष जिसमें कोई अतिरिक्त क्या है? ऐसा दोष जिसमें कोई अतिरिक्त धनायन अंतराकाशी स्थान क्या होता है? धनायन अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेते हैं। क्या कर लेता है? अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है। उसे क्या कहते हैं? इस दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। सॉरी, इस दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। समझ में आया? जैसे कोई वह अतिरिक्त स्थान, जैसे कोई स्थान बचा है तो वहाँ पर जाके वो शिफ्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा आपको, आप सब भी बनाइए। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब जैसे मान लेते हैं, सॉरी यहाँ पर मान लेते हैं कुछ नहीं है। क्या है? ये माइनस माइनस कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर माइनस हो जाता है। सॉरी, थोड़ा गलती कर दी। यहाँ माइनस है, ये प्लस है, ये और ये माइनस है और ये प्लस है। मान लेते हैं यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली स्थान ऐसे बना हुआ है। ठीक है, फिर से देखिएगा, ये माइनस है, ये प्लस, ये माइनस प्लस, तो यहाँ पर कुछ नहीं है और एक धनायन यहाँ पर मान लेते हैं। तो ये क्या होगा? धनायन जाके यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? जैसे ये खाली स्थान है और कहीं पर भ्रमण कर रहे हैं। जैसे आप सब है, ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में स्थान नहीं मिलता है। अगर कोई यात्रीगण उतर जाता है किसी स्टेशन में, मैं जनरल कोच का बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप जाके बैठ जाते हैं। तो वही जान लीजिए फ्रैंकल दोष है। फ्रैंकल दोष आप जान लीजिए यात्री है और वो ट्रेन में सफ़र कर रहा है। फ्रैंकल दोष का यही बेस्ट एग्जांपल समझो कि जैसे आप हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और जाके कोई स्थान मिला, घुसकाते तो जाके वहाँ पे आप बैठ गए। ये रहा आपका फ्रैंकल दोष का बेस्ट तरीका। अब क्या आता है अगला? अंतराकाशी दोष। इसमें लास्ट वाला अंतराकाशी दोष, ये क्या होता है? इसको अच्छे तरीके से सुनिए। जैसे ये दोष जो होता है, इनमें कुछ कण अपने निश्चित स्थान से उठकर एक अंतराकाशी, मतलब कहीं दूर चले जाते हैं। तो यही क्या होता है? अंतराकाशी। तो लिखिए ऐसा दोष जिसमें कुछ कण अपने क्या होता है? अपने निश्चित स्थान से उठकर क्या हो जाता है? जैसे मतलब ऐसा दोष जिसमें कुछ कण अपने निश्चित स्थान से उठकर एक अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेते हैं। एक अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उसे अंतराकाशीय, उसे ग्रहण कर लेते हैं, उसे जान लीजिए क्या कहते हैं? उसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। समझ में आया ना? जैसे कोई ऐसा स्थान है वह उठकर गायब हो जाता है और जाकर वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। जैसे मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। सॉरी, प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और मान लेते हैं ये क्या है? आपका खाली स्थान है। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया माइनस प्लस और माइनस प्लस।
तो यहाँ पर क्या रहना चाहिए था, प्लस रहना चाहिए, यानी कि यहाँ पर कोई आके क्या है, शिफ्ट हो जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर आकर क्या आ गया, प्लस। समझ में ना। अब इस तरह का, अब इसमें से एक ऐसे उसका वाला दिखा दीजिए छोटा सा करके, जैसे ये जब आप बनाए रहेंगे तो एग्जामिनर क्या होगा, खुश हो जाएगा और यही देखता है ज़्यादातर, तो यही मैं इसलिए ज़्यादा बताता हूँ। प्लस माइनस में से क्या गायब कराएंगे, माइनस भी गायब करा देंगे। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस रहना चाहिए था तो प्लस लिख दो, यहाँ पर इसको गायब करा दीजिए माइनस को, माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखिए मान लीजिए माइनस यहाँ पर आकर गायब हो गया, तो ये चीज़ जो ये स्थान है, ठीक है, तो ये आके अपना शिफ्ट हो सकता है। तो यही क्या होता है, अंतराकाशीय दोष होता है, ठीक है ना। बस मैं ठोस अवस्था का पहला पाठ पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। ठीक, जो 1 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आता है वह इसी में से आएगा। अगर बहुत आप सबका डिमांड आएगा तो मैं बहुविकल्पी का भी बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल का तो इसमें से 1-2 नंबर में पूछ लेता है कभी कभार, नहीं तो नहीं पूछता। अगर कहेंगे तो बनाऊंगा, नहीं तो मैं अगले पार्ट में जाऊंगा। जो अगला पार्ट है आपका बिलियन, बिलियन भी ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए मैं जिस प्रकार से आपको बताया हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो बिलियन पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चाहिए तो प्लीज़ यार शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नोट्स मैं तैयार करके रख लिया हूँ आपके लिए। 25,000 सब्सक्राइबर हो जाने पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट दे दूँगा। तो प्लीज़ यार शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी और एक दिन नए वीडियो के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लगातार मैं क्लास 10th और 12th की तैयारी करा रहा हूँ। प्लीज़ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।